आइए मेरे प्यारे बच्चों, प्रत्येक दिन एक आम विक्रेता अपने स्टॉक के आधे आमों को बेच देता है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, मुझे एक बात बताओ, अगर मान लीजिए ये कोई नंबर है, ये कोई नंबर है, ध्यान देना, ये कोई नंबर है। अगर मैं इस वैल्यू का 1/2 करूं, फिर ये कोई वैल्यू आई, मैं इस वैल्यू का 1/2 करूं, फिर ये वैल्यू आई, मैं इस वैल्यू का 1/2 करूं, फिर ये वैल्यू आई, और मैं चाह रहा हूं कि ये जो वैल्यू आई ये मेरे नेचुरल नंबर में आए, नेचुरल नंबर में आए, प्राकृतिक संख्याओं में उत्तर आए, पॉइंटों में उत्तर ना आए। तो आप बताइए इसके लिए मुझे क्या जरूरी है? ये वैल्यू नेचुरल नंबर में आए तो मैं इस वैल्यू को कम से कम क्या मानूं, इस वैल्यू को कम से कम क्या मानूं? तो आप कहेंगे सर 2 दूनी 4 दूनी 8, इस वैल्यू को लेना होगा मेरे प्यारे बच्चों 8। तो 8 का आधा कितना हुआ मेरे बच्चे? 4। 4 का आधा 2 और 2 का आधा 1 है। हाँ है ना, 2 का आधा मेरे बच्चे 1 है। ऐसे ही मेरे बच्चों ये कोई नंबर है, इस नंबर का मैं 1/3 कर दूं, फिर रिजल्ट आया उसका 1/3 कर दूं, फिर रिजल्ट आया उसका 1/3 कर दूं, फिर रिजल्ट आया उसका 1/3 कर दूं, और अब जो रिजल्ट आया एक नेचुरल नंबर आए, तो बताइए नंबर क्या माना जाए? देखिए मेरे बच्चे, तो मेरे बच्चे यहां 3 3 3 3 3 की पावर 4 81, तो 81 का 1/3 27, 27 का 1/3 9, 9 का 1/3 3, 3 का 1/3 1। हाँ है ना, यानी कोई नंबर कितनी बार आ रहा उतनी पावर उसकी मान लिया करो। अब इस सवाल पे कहता है प्रत्येक दिन एक आम विक्रेता अपने स्टॉक का आधा आम बेच देता है और रात में बचे हुए स्टॉक का 10% सड़ जाता है, और यही काम 3 रात तक होता रहा। पहली रात आधा हुआ, फिर जो बचे उसका आधा हुआ, फिर जो बचे उसका आधा हुआ, तो 3 बार प्रोसेस हुआ, तो 2 की पावर 3, मतलब गुना करना है, 2 दूनी 4 दूनी 8 अलग अलग हैं, तो अलग अलग नंबर का मल्टीप्लाई। तो मेरे प्यारे बच्चों मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ आम जो थे स्टॉक में वो 8 यूनिट स्टॉक थे, 8 यूनिट आम थे। अब कहता है पहले दिन एक आम विक्रेता अपने स्टॉक के आधे आमों को बेच देता है, तो 8 का आधा कितना हुआ? तो मेरे प्यारे बच्चों 4 आम बेच दिए, बचे कितने? 4। अगर 8 यूनिट आम थे तो उसमें से 4 बेच दिए, 4 बचे। अब जो 4 बच गए उसे रात को अपने घर ले गया, और जितने आम अपने घर लेके गया उसके 10% आम खराब हो गए, और ये 10% की फ्रैक्शन 1/10, और सवाल में कह रहा है कि ये भी 3 रातों तक हुआ। डेली रात को जितने फल जाते हैं उसका 10% खराब हो जाते हैं, तो 10 ढाई 100 ढाई 1000। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आ जाएगा 1000, 8000 यूनिट। इसका अर्थ ये हुआ कि 8000 यूनिट आम हमें मान लेने चाहिए, तो उससे फ्रैक्शन नहीं बनेंगे। तो 8000 का 4000 बेच दिए, बाकी 4000 रात को घर ले गया। जो घर ले गया उसका भी 10% आम सड़ गए, तो 4000 का 10% 400, तो 400 आम सड़ गए रात को। अगर 400 आम सड़ गए मेरे बच्चे, तो 4000 में से 400 सड़ गए, तो बचे कितने? 3600। तो अगले दिन वो 3600 आम लेके दुकान में बैठा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है सर, कि अगले दिन वो 3600 आम लेके दुकान में बैठा। अब इस 3600 आमों में आधे आम बेच दिए, तो 3600 का आधा 1800, 1800 अगले दिन बेच दिए, तो घर कितने लेके आए? बाकी 1800। अब जो घर 1800 आम लेके आया है उसका भी 10% उसके खराब हो गए, तो 1800 का 10% 180 आम खराब हो गए रात को। तो 1800 आम लेके गया था घर, 180 खराब कर लाया, बचे कितने? 1620। यानी तीसरे दिन 1620 आम लेके वो दुकान पे बैठा। अब 1620 आम जब वो लेके बैठा तो इसका आधा
यानी 810। तो 810 आम उसने बेच दिए और बचे कितने? 810। बाकी 810 बच गए। जितने बचे उसका 10%, यानी 81 यूनिट आम उसके रात को खराब हो गए। तो 3 रातों में मेरे बच्चे कुल मिला के कितने आम खराब हुए? तो एक, 8 और 8 16, 4 1 5 1 6, 661 यूनिट आम खराब हुए हैं। जबकि सवाल में कह रहा है कि यदि 3 रातों में 1983 आम सड़ गए। 1983। एक यूनिट की वैल्यू 3 आम। एक यूनिट की वैल्यू मेरे बच्चे 3 आम। तो सवाल में कह रहा है प्रारंभ में आम विक्रेता के पास कितने आम थे? 8,000 यूनिट थे। तो एक यूनिट की वैल्यू 3, तो 8,000 गुना 3, 24,000। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, उसके पास शुरुआत में कितने आम थे? 24,000 आम थे। क्लियर है मेरे बच्चे? अब आगे आते हैं। 8 क्यों माना? क्योंकि हमें पता है हर रात आधा 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 हो रहा। पहली रात आधा बेच दिया, आधा बचा, फिर आधा बेच दिया, आधा बचा, आधा बेच दिया, आधा बचा। तो 1/2, 1/2, 1/2 को 3 बार यूज किया गया। हाँ है ना? करिए मेरे प्यारे बच्चे सवाल। करो जी।
आइए मेरे बच्चों, देखो ये सवाल मैंने करा रखा है आपको, समझिए। अब भाई जब तक आप सवाल को 2-3 बार नहीं पढ़ लेंगे ना, तब तक ये बड़े क्वेश्चन इतने इजी नहीं है क्रैक कर पाने। तो आपको टाइम देना पड़ेगा। सवाल में कह रहा है, एक परीक्षा में 1/20 भाग बच्चे ऐसे थे जिन्होंने पांचों क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। कल भी मैंने क्वेश्चन कराया था, वहां परसेंटेज था, यहां उसी चीज को फ्रैक्शन में लिख दिया है और कुछ नहीं है। तो देखिए यार, एक परीक्षा में 101/20, 1/20, 1/4, 1/5 एंड 24:1/2, यह आएगा 49/200। तो हम मान लेते हैं कि टोटल स्टूडेंट 200 यूनिट है। कल कराया था वही सवाल है मेरे बच्चे। मेरे प्यारे बच्चों, हम मान लेते हैं कि टोटल स्टूडेंट 200 यूनिट है। अगर कुल छात्र 200 इकाई, कुल छात्र मेरे प्यारे बच्चों 200 इकाई, कुल छात्र 200 इकाई, तो सवाल में कह रहा है कि इसके 1/20 भाग में 5 क्वेश्चन, मतलब 1/20 बच्चों ने पांचों क्वेश्चन के सही उत्तर दिए। तो 200 का 1/20 कितना हुआ? 10। तो 10 यूनिट बच्चे ऐसे थे जिन्होंने पांचों सवालों के सही जवाब दिए, पांचों सवालों के सही जवाब दिए। बाकी 1/20 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। तो 200 का 1/20 10। तो 10 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया, मतलब 0। भाई दे सकते हैं 1, 2, 3, 4। अब आगे कह रहा है 1/4 पार्ट, यहां फुल स्टॉप आएगा, 1/4 पार्ट ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट अटेम्प्ट ओनली 4। तो देखो यार, 10 बच्चे यहां गए, 10 बच्चे यहां गए, तो 200 में से 20 के बच्चे कितने? 180। तो कहता है 180 का 1/4, 1/4 निकालोगे मेरे बच्चे आएगा 45। कहता है 45 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने चार भागों को, चार क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। वन वाइल 1/5 पार्ट ऑफ द स्टूडेंट अटेम्प्टेड ओनली वन क्वेश्चन, और इसी 180 का 1/5 पार्ट ने, यानी 36 ने ओनली वन क्वेश्चन। 36 बच्चे ऐसे थे, 36 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। ठीक है, इसको थोड़ा हिंदी में भी देख लोगे तो और समझ में आएगा। किसी प्रश्न का जवाब नहीं दिया, यहां पूर्ण विराम। शेष छात्रों के 1/4 छात्रों ने केवल 4 प्रश्नों के उत्तर दिए, जबकि 1/5 छात्रों ने केवल एक प्रश्न का उत्तर दिया। यानी जो रिमेनिंग स्टूडेंट था उसी का ये है और उसी की ये वाली वैल्यू। अब आगे बढ़ते हैं। कहता है 24.5% बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 3 सवालों के जवाब दिए। तो 24.5%, तो 200 का 24.5% हुआ 45। 200 का 24.5% 45। तो 45 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मेरे बच्चे 3 सवालों के जवाब दिए। तो बाकी बच्चे कौन से होंगे? बाकी वो वाले बच्चे होंगे जिन्होंने 2 सवालों के जवाब दिए। तो ये कितने बच्चे ये निकालने होंगे? तो जोड़ते हैं, 10 और 45, 45 90, 90 और 10, 90 और 10 कितना हुआ भाई? 100। 100 और भैया देखो, और 5 से 15, 36। ठीक है मेरे बच्चों, 45, 45, 90 और 10, 100 तो यहां हो गया, और 46 हो गया यहां, है ना? तो ये बचेगा 54। यानी 54 यूनिट बच्चे ऐसे हैं। यहां कुछ गड़बड़ लग रही है, यहाँ डाटा में गड़बड़ है, यहाँ डाटा में गड़बड़ ये होगी मेरे बच्चों, जबकि यहां आएगा कुल छात्रों का 1/5, जबकि कुल का 1/5 छात्रों ने, यानी टोटल का, वाइल 1/5 पार्ट ऑफ टोटल स्टूडेंट, कुल बच्चों का 1/5। तो कुल बच्चे थे 200, 200 का 1/5 कितना होगा मेरे बच्चे? तो 200 का 1/5 होगा 40। तो कह रहा था कि 40 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने एक सवाल का जवाब दिया।
यहां टोटल स्टूडेंट लिखना होगा उसे कि टोटल स्टूडेंट का 1/5, कुल छात्रों का 1/5। सॉरी 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 सॉरी, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है बार बार, एक सेकंड रुकना भाई, मत करो चेंज डाटा, ठीक है, हम गलत कैलकुलेशन बैठा रहे हैं। हम गड़बड़ ये कर रहे हैं कि 200 का 24.5%, तो 24.5% होगा मेरे बच्चे कितना, 200 का 49, माफ करना मेरे बच्चे, तो ये होगा 49, यानी 49 यूनिट बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 3 सवालों के जवाब दिए थे। अब जोड़ेंगे ना तो 5 और 9 14 और 6 20, हासिल 2, 2 और 1 3 और 4 7 और 4 11 और 3 14 और 1 15, तो ये 150 बच्चे हो गए। अब सारे टोटल बच्चे कितने हैं, 200, 200 में से ये 150 बच्चे हो गए, तो ये वाले बच्चे कितने बने, 50, ये वाले बच्चे कितने बच्चे मेरे बच्चे, 50, तो यानी 50 यूनिट बच्चे ऐसे जिन्होंने 2 सवालों के जवाब दिए। तो 50 यूनिट बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 2 सवालों के जवाब दिए, जबकि 50 नहीं 200 बच्चे हैं। तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों कितने हुए, 4, 1 यूनिट की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों कितने हुए, 4, तो 200 यूनिट की वैल्यू कितना हुआ, 200 गुना 4 800, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं जी, 800, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 800, हाँ है ना। करिए मेरे बच्चे।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है किसी मील में मूंगफली के वजन के 20% के बराबर तेल निकलता है। यानी जितना मेरे प्यारे बच्चों मूंगफली का वजन होगा उसका 20% तेल निकलेगा। यानी 100 किलो अगर मूंगफली डालोगे तो 20 किलो ही तेल निकलेगा, बाकी 80 किलो वेस्ट निकलेगा। कहता है निष्कर्षण के पश्चात जो पदार्थ बचता है उसे मवेशियों के भोजन के लिए 12.5 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचा जाता है। मूंगफली 20 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदी गई। प्रोसेसिंग की कीमत 5 रुपए प्रति किलोग्राम है। तेल को किस मूल्य पर बेचा जाए ताकि कुल कीमत पर 20% लाभ मिले। कहता है ऑयल इक्वल टू 20% ऑफ द वेट ऑफ ग्राउंड नट इज एक्सट्रैक्टेड इन ए मील। द मैटर लेफ्ट आफ्टर एक्सट्रैक्शन इज सोल्ड एज कैटल फीड। देखो मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है जितना भी मूंगफली डालोगे उसके 20% के बराबर ही तेल निकलेगा। तो 20% की फ्रैक्शन होगी 1/5। तो मांग लेते हैं कि जो मूंगफली है वो 5 यूनिट किलोग्राम डाली हो, 5 यूनिट किलोग्राम डाली होगी। ठीक है, यानी 5 यूनिट किलोग्राम हमने मान ली मूंगफली खरीदी। तो इस 5 यूनिट मूंगफली में जो ऑयल निकलेगा वो कितना निकलेगा? 20%। तो मेरे बच्चे 5 का 20% कितना हुआ? 1 किलो। तो 1 किलो तो निकलेगा ऑयल। और कहता है कि बाकी जो बचा, वेस्ट जो बचा, वो बाकी 4 किलो बनेगा वेस्ट। भाई बड़ी सीधी सी बात है, 5 किलो की अगर मूंगफली लाए, 5 किलो मूंगफली लाए तो उसमें से तेल तो केवल 1 किलो ही बनेगा। बाकी 4 किलो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? वेस्ट। बाकी 4 किलो क्या होगा मेरे दोस्तों? वेस्ट। हाँ है ना? बाकी 4 किलो होगा वेस्ट। हाँ है ना? यहां तक किसी भाई को कोई दिक्कत हो खुल के मुझे बताइए। अब कहता है कि जो वेस्ट है उसे 12.5 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचा गया। वेस्ट को 12.5 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा गया। वेस्ट को 12.5 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेच दिया गया। मूंगफली को 20 रुपए प्रति किलोग्राम से खरीदा गया था। मूंगफली कितनी लाए थे? 5 यूनिट। तो 20 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से खरीदी और 5 रुपए पर किलोग्राम लग गया प्रोसेसिंग चार्ज। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे कॉस्ट जानना चाहता हूं टोटल क्या आई। तो आप कहेंगे देखो सर 5 किलो मूंगफली लाए थे, 20 रुपए के हिसाब से तो मूंगफली आई, और 5 किलो का 5 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से, 5 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से तैयार करने की कॉस्टिंग आ गई। तो 20 पांचे 100 रुपए यहां खर्च हो गया और 25 रुपए यहां, यानी कुल मिला के 125 रुपए पूरे काम में खर्च हो गया। 125 रुपए पूरे काम में खर्च हो गया। कहता है वो इसे बेचना चाहता है। तो जब सेल करेगा या सेल करेगा तो 4 किलो वेस्ट तो 12.5 के भाव से ही बिकेगा। तो 4 किलो वेस्ट 12.5 के भाव से कितने का हो गया? 12 चौक 48, 12 पंजे 60, तो ये हो गया 50 रुपए का। यानी 50 रुपए का तो बिक गया वेस्ट। अब बाकी बचा है तेल। तेल बेचना है, लेकिन आप तेल को इस तरह से बेचना चाहते हैं कि आपको कुल कीमत पे 20% का प्रॉफिट हो। अब मेरे बच्चों 20% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट की फ्रैक्शन हुई 1/5। मतलब चीज की कॉस्ट अगर 5 यूनिट है तो 1 यूनिट उस पर आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, और सेल कितने पे करना चाहते हैं आप? 6 यूनिट पे। यानी 5 में खरीदी तो 1 का लॉस, 6 में बेचना चाहते हैं। जबकि उस चीज की एक्चुअल में कॉस्टिंग आई कितनी मेरे बच्चों? 125 रुपए। आई कितनी है? 125 रुपए। तो 5 यूनिट 125 रुपए को बता रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 25। तो 6 यूनिट की वैल्यू 25 ठीक है 150। तो यानी वो सेल कितने पे करेगा? 150 रुपए में। सेल कितने में करेगा? 150 रुपए। हाँ है ना? यानी वो चीजों को जब 150 रुपए में सेल करेगा ना तो उसे 20% का प्रॉफिट होगा। लेकिन इस 150 रुपए में से 50 रुपए तो उसे
सिर्फ उसका वेस्ट बेच के ही मिल जाएंगे। तो ऑयल है 1 किलो, तो 1 किलो तेल कितने का रेट से बेचे? तो आप कहेंगे 1 किलो तेल 100 का बेचेगा, क्योंकि 100 रुपए यहां से लेगा, 50 यहां से, तभी तो 150 रुपए मिलेंगे। और यही सवाल में पूछा है कि तेल को किस रेट से बेचा जाए। तो तेल को किस रेट पे बेचा जाए? तो 100 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से बेचा जाए तो बात बनेगी। है ना? करिए जी। आइए मेरे बच्चे। कहता उत्तीर्ण हो,
होने हेतु आवश्यक अंक 40% है। किसी छात्र को 250 अंक मिले परंतु फिर भी वह 38 अंकों से फेल हो गया। बड़ा आसान सा सवाल है यार, 250 नंबर मिले लेकिन 38 नंबर से फेल हो गया, मतलब 38 नंबर की रिक्वायरमेंट उसे और भी है। तो 8 5 3 8 2, यानी उसे मिलने कितने चाहिए थे? 288 नंबर। यानी 288 नंबर मिल जाते तो पास हो जाते। तो कहता है मैक्सिमम मार्क्स कितने? तो मेरे बच्चे मैक्सिमम मार्क्स का 40% से तो पास ही हो रहा है। 40% की फ्रैक्शन 2/5, यानी मैक्सिमम मार्क्स के 2/5 भाग से पास हो रहा है, और वो पास हो रहा है 288 से 144। तो मैक्सिमम मार्क्स निकालोगे, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22, 5 एकम 5 और 2 720। तो अधिकतम अंक आ गए 720। हाँ जी, बताइए मेरे बच्चे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहते हैं एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 1.2 लाख रुपए की वृद्धि हो जाती है, परंतु आय पर लगने वाला कर 12% से 10%। मैंने करा भी रखा है ऐसा सवाल। कहते हैं एक आदमी की आय में इतने लाख रुपए की वृद्धि हो जाती है, तो मान लीजिए उसकी इनिशियल इनकम थी एक्स, अब हो गई एक्स प्लस 1.2। हाँ है ना? या इसको पूरा ही लिख लो, 1,20,000। अच्छा, पॉइंटों में दे देना, कोई नहीं। कहता है पहले टैक्स रेट थी 12%, अब टैक्स रेट है 10%। और कह रहा है दोनों ही सिचुएशन में इक्वल टैक्स लगता है, ऐसा क्यों? तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले अगर मान लो उसकी इनकम ना बढ़ी होती तो पहले एक्स रुपए पे 12% टैक्स दे रहा था, अब एक्स पे 10% टैक्स देगा, तो एक्स पे 2% टैक्स की बचत होनी चाहिए थी। लेकिन नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि अब जो इनकम बढ़ी उस पर भी तो टैक्स लग रहा होगा ना 10%। तो 1.2 पे भी तो 10% टैक्स लग रहा होगा। हाँ है ना? तो 0 से 0, ये डेसिमल हटेगा बट ये आएगा, 100 से 100 काटोगे, 2 6 12। तो इसका मतलब अरे बच्चों, इनिशियल इनकम पहले कितनी थी? 6। यहाँ 6 में 1.2 जोड़ेंगे 7.2, यानी अब उसकी इनकम कितनी है? 7.2। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। इंक्रीज इनकम इज 7.2। उसने पूछा बढ़ी हुई आय, ओरिजिनल नहीं पूछा, बढ़ी हुई आय पूछा। लफेबाजी में ना दिया। करिए मेरे बच्चे।
आइए मेरे बच्चे। कहता है एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 30% भाग एक धर्मदाय संस्था को दान देता है। शेष राशि का 30% और 25% भाग अपनी पत्नी और बेटे को देता है। बाकी धनराशि वह अपनी तीनों बेटियों के बीच समान रूप से विभाजित कर देता है। उसकी बेटियों में से एक को 42 लाख रुपए मिलते हैं। आदमी की कुल संपत्ति ज्ञात करो। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये है आदमी की टोटल असेट्स। इस असेट्स का कहता है 30% भाग दान दे देता है। यानी टोटल इनकम 100 मान लो तो 30 तो उसने दान दे दिया, डोनेट हो गया 30 यूनिट। तो बचा कितना जी? तो बचा मेरे बच्चे 70 यूनिट। अब कहता है बचे हुए का 30% तो वो अपनी वाइफ को और बेटे को दे देता है, सन को दे देता है। 30% और 25%। 30% अपनी पत्नी को दे देता है और 25% अपने पुत्र को दे देता है। हाँ है ना? एक सेकंड पे जाओ। और बचे हुए का, और बचे हुए का तो 70 का 30 और 25 कितना हो गया? 55%। तो मेरे बच्चे बचे हुए का 55% तो खत्म हो गया। बचे हुए का बचा कितना? तो बचे हुए का बचा कितना? 45%। तो जो 45 यूनिट बच गया, यानी 70 का 45% पैसा बच गया। भाई 55% खर्च कर दिया, हाँ है ना? तो 70 का 45% पैसा उसके पास है अभी। इस पैसे को भी तीन बेटियों में बराबर बराबर बांट दिया। यानी बचे हुए में से इतना पत्नी को दे दिया, इतना पुत्र को दे दिया, तो इतना खर्च हो गया। बचा कितना? 45। तो बचे हुए का तो इतना बचा। इस बचे हुए का मेरे प्यारे बच्चों उसने तीन बेटियों को बराबर बराबर बांट दिया। तो ये पैसा उसने बेटियों को दिया, लेकिन तीन बेटियां थी तो हर बेटी को मिला होगा 1/3। यानी इतना यूनिट पैसा उसने हर लड़की को दिया। जबकि सवाल में कह रहा है हर लड़की को मिला 42 यूनिट लाख। तो मेरे बच्चे एक यूनिट की वैल्यू लाओगे तो 42/70 गुना 45 गुना 1 बटे वाला 100 पलट के ऊपर गुना 3। हाँ है ना? देखो, 14×5 = 70, 14×3 = 42, 5×20 = 100, 5×4 = 20, 5×9 = 45, 3×3 = 9। तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई 4 लाख। क्योंकि हमने 42 लाख को 42 लिया था, तो एक यूनिट की वैल्यू 4 लाख। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी? 100 × 4, 400 लाख। तो इसका मतलब उस आदमी के पास इतनी संपत्ति थी। उस आदमी के पास इतनी संपत्ति थी मेरे बच्चे। प्लीज करिए।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है एक निवेशक ने शेयर बाजार में अपनी बचत का निवेश किया। उसके निवेश के मूल्य में क्रम से पहले वर्ष में 12%, दूसरे वर्ष में 9% की वृद्धि हुई। तो कहता है उसने कितना निवेश किया, तो मान लेते हैं एन यूनिट का निवेश किया होगा। तो पहले साल कह रहा है जी 12% की ग्रोथ हुई, तो 12% की फ्रैक्शन होगी 4%, 1/25, 12%, 3/25। यानी अगर 25 यूनिट लगाए तो 3 यूनिट बढ़ गए, तो पहले साल के आखिरी में 15 बटे नहीं 12% का मतलब 3/25, यानी 25 थी तो 28 हो गई। तो पहले साल के आखिरी में इतना हो गया। अब दूसरे साल उसने उसका निवेश 9% बढ़ गया, तो 9% की फ्रैक्शन 9/100, मतलब मेरे बच्चों हो गया 109/100। और 2 साल बाद कहता है उसका निवेश की कीमत होगी 97,664 रुपए। अब मेरे बच्चों सोल्व करेंगे, एन की वैल्यू निकल के आ जाएगी। सी ऑप्शन बता रहे बच्चे। चलिए मेरे बच्चे, अब ये चीजें खत्म हुई। आज हम इतना ही रखते हैं, कल से आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करेंगे। आज प्रैक्टिस जितने भी परसेंटेज में और एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे ठीक ठीक से जो पेपर को डिफिकल्ट बना सकते हैं वो सारे मैंने करा दिए। अब इसके बाद आपकी पेपर की ना, कल से प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करेंगे।